नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज ही हम ज़रा बात करेंगे, जैसा कि अभी सिचुएशन चल ही रही है, चाइना और इंडिया की जो टेंशन है उसमें कहाँ तक क्या प्रोग्रेस हुई है उस पर बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ भी आज सुबह को भी मैं एक टीवी चैनल पे गई थी इंडिया, तो वहाँ वो यही बात कर रहे थे कि हमारी इतनी टेंशन है और पाकिस्तान अभी भी अटैक कर रहा है। तो क्या वाकई यही बात है या अपनी जो है वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इंडियन मीडिया इस तरह की बात कर रहा है? इसी तरह की और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हम उस पर आज कुछ बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। स्पेशली मी एज अ स्टूडेंट के मुझे समझ आए कि हो क्या रहा है, क्योंकि हमारे पास जो गेस्ट हैं वो दोनों जो है वो आर्मी से हैं। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ। हमें जी इंडियन साइड से ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब ने। आप तकरीबन 40 इयर्स जो है आपने स्पेंड किए हैं वहाँ इंडियन आर्मी में। इसके अलावा 10 साल कश्मीर में भी रहे हैं, तो सर को बहुत कुछ पता होगा और ज़रूर आई होप कि वो हमें बताएंगे कि वहाँ ये सब टेंशन क्यों है और क्यों दोनों कंट्रीज ये सॉल्व नहीं कर पा रही। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और जी पाकिस्तान साइड से हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। आप डिफेंस एनालिस्ट हैं और हम सर को जो है वो देखते रहते हैं यहाँ के भी चैनल, पाकिस्तान के चैनल्स पे भी और इंडियन चैनल्स पे भी। और आई होप कि आज हम कुछ इस तरह की बात कर पाएंगे कि हम एक दूसरे को ब्लेम ना करें, बल्कि कोई नई बात करें, कुछ बेहतर बात करें, कुछ ऐसा करें जिससे कोई ऐसी बात निकालें कि जिससे ये सारी टेंशन ख़त्म हो। और क्योंकि बहुत साल हो गए, मोर देन 72 ईयर्स ये सब कुछ होते हुए और देखते हुए, और अभी भी जो चाइना के साथ टेंशन है, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि मेरे जैसे और दूसरे बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो बिल्कुल सबसे पहले मैं लेफ्टिनेंट जनरल आपकी तरफ आऊंगी। सिंह साहब मुझे बताइए कि ये क्या हो रहा है आपके यहाँ चाइना बॉर्डर पे? अभी ये भी कहा गया आपके मीडिया से सुबह को कि चाइना मान गया है पीछे जाने के लिए, लेकिन जहां तक मुझे पता है यहाँ के मीडिया ने जो बताया है तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है। देखिए, पहले सबसे पहले तो आपको जय हिंद। और मेरे को बहुत खुशी है कि पैनल में मेरे साथ में ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए हैं। वो इन्फेंट्री के हैं, एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल हैं। तो बहुत अच्छा लगता है एक इन्फेंट्री ऑफिसर दूसरे इन्फेंट्री ऑफिसर के बात के साथ में बात कर रहे हैं, और हम दोनों ही प्रोफेशनल हैं। तो एक सेकंड, मेरे ख्याल में कोई कॉल शायद आई है। आपके सवाल और जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका तो ये शीर्षक ही यही है, पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये एक बहुत मजा आएगा पॉइंट ऑफ व्यू बताने का। और जो ही प्रश्न है को बताया है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट एट द मोमेंट। और अगर देखिए, जो आपने, आप तो बहुत अपडेटेड हैं, आपने इसी वक्त के बारे में पूछा है और मुझे खुशी है इस बात आपने पूछा है। देखिए, ये जो जितने भी मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं, आने वाले ना जाने कितने सालों तक ये 15 जून 2020 को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। वो दिन था जब चाइना ने और उनके पीएलए ने एक प्री मेडिटेटेड, एक डेलिब्रेट तरीके से, एक प्लान तरीके से जो फेस ऑफ होता है उसके अंदर में अपनी अग्रेशन, प्रोवोकेटिवनेस और डिविजनरी टैक्टिक्स करने की कोशिश की। 3 बार उस रात को 15-16 की जून की रात को मुठभेड़ हुई। देखिए, मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि जगह क्या है। जो हमारा यूनियन टेरिटरी है ले, इसका जो ईस्ट लद्दाख है उसमें एक पेंगेंगसो लेक है, उसके नॉर्थ का इलाका, उसको हम सब सेक्टर नॉर्थ बोलते हैं। वहां पे गलवान वैली है। और ये जो ईस्ट लद्दाख का इलाका है, ये इसके अंदर में अभी हम एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों फौजें बैठी हुई हैं, भारत की फौज और पीएलए। और इस इलाके के अंदर में चाइना का 38,000 स्क्वायर किलोमीटर एडवर्स पोजेशन है, मतलब जो भारत का हिस्सा है, लेकिन अभी मौजूदा हालत में उनके एडवर्स पोजीशन में है। आपको तो मालूम है कि अप्रैल के एंड से और मई के पहले हफ्ते से ही चाइना की एक्टिविटी बहुत बढ़ गई थी। 5 और 6 मई को जो पेंगेंगसो लेक है उसके नॉर्थ बैंक के अंदर में फेस ऑफ हुआ,
वायलेंट फेस ऑफ था और दोनों साइड के जवानों को चोटें लगी। फिर 9 मई को जो हमारा सिक्किम है उसके नॉर्थ सिक्किम में 2 पेट्रोल्स का फेस ऑफ हुआ जिसमें भारत के 4 जवान और चाइना के 9 जवानों को चोटें लगी। उसके बाद में एक हमारा उत्तराखंड जो हमारा स्टेट है वहां पर एक लिपू लेक पास को एक सड़क जाती है दार्चुला से जिसका इनॉग्रेशन किया गया और नेपाल ने एक यूनिलैटरल तरीके से ट्राई जंक्शन जो लिपू लेक का इलाका है उसके बारे में एक मैप इशू कर दिया जो बिल्कुल यूनिलैटरल तरीके से था और स्टेटस को चेंज करने की एक कोशिश की। और उसी दौरान जो हमारा भारत का पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान है उस इलाके के अंदर में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया चाइना और पाकिस्तान के बीच में डायबर भाषा डैम के बारे में। तो ये जितनी हरकतें चल रही थी उसके बाद इन्होंने ईस्टर्न लद्दाख के अंदर में पूरा मई महीने के अंदर में चाइनीज एक्टिविटी बहुत बढ़ गई। जब सैटेलाइट से पिक्चरें देखी, इंटेलिजेंस देखा तो पता लगा कि वहां काफी ट्रूप्स लाए गए हैं, टेंट्स आ गए हैं, मिलिट्री का सज्जो सामान आ गया है, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई हैं। तो ये टेंशन बढ़ती रही। तो ये चाइना का जो अग्रेसिव प्रोवोकेटिवनेस और डिविजनरी था ये सिर्फ ईस्ट लद्दाख में ही नहीं था, ये हर एक जगह दुनिया में हर एक जगह में था। जैसे साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, ताइवान के अगेंस्ट में, हांगकांग में और यूएस चाइना के जो कोल्ड वॉर है उसमें भी था। तो कहने का मकसद ये है कि चाइना ने तो डिसाइड कर लिया था दिसंबर 2019 के कोविड कोरोना शुरू करने के बाद में कि हम तो अग्रेसिव रहेंगे, प्रोवोकेटिव रहेंगे। तो इसी इसी अंदाज में, इसी डायरेक्शन के अंदर में उन्होंने ईस्ट लद्दाख के अंदर भी एक्टिविटी बढ़ा ली, टेंशन बढ़ गई, तनाव बढ़ा। तो एक बहुत बड़ी बात हुई कि 6 जून को एक लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की 3 स्टार जनरल की एक मीटिंग की, बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट के ऊपर में। देखिए आरजू जी, ये ब्रिगेडियर साहब को भी मालूम है कि जो लेफ्टिनेंट जनरल साहब होते हैं वो ऐसी मीटिंग में कभी नहीं जाते। अनप्रेसिडेंटेड था, वी हैव नेवर डन इट in the history of our this thing, we never done it, but looking at the situation, हमारे जो कोर कमांडर साहब गए वहां डिसाइड किया, अच्छा पॉजिटिव मीटिंग था। फिर 6 जून से लेकर 15 जून तक और भी मीटिंग हुई, तो डी एस्केलेशन, डी इंडक्शन और डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस चलता रहा। तो 15 जून को जब जो एरिया जो एलएसी है उससे हमारी तरफ उन्होंने एक टेंट लगाया, हमारी पार्टी गई, उन्होंने बोला ये टेंट गलत है या आपने स्टेटस को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस टेंट को उन्होंने उधर में मिले और हमारे जो भारतीय सैनिक थे और पीएलए वाले आपस में झड़प हुई। इस झड़प के अंदर में ज्यादा वायलेंट हो गया बस। और वो जो जगह है वो है 16,000 फीट, वो है हाई एल्टीट्यूड। ब्रिगेडियर साहब तो जानते हैं कि हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन की कमी होती है, एक्लिमेटेशन करना पड़ता है और ट्रेन ट्रूप्स ही जाते हैं। और फिर रात हो गई तो 3 बार मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के अंदर में आने वाली बहुत जनरेशन पड़ेंगी इसको 15 जून को। 3 बातें हुई मुख्य तौर पर। पहले कि भारत के 20 जवान जिसके अंदर में एक सीओ साहब थे, मेरे को खुशी है कि ब्रिगेडियर साहब मेरे साथ में बैठे हुए हैं। देखिए जो इन्फेंट्री पलटन होती है ना, इसका जो कमांडिंग ऑफिसर सीओ साहब होता है, टाइगर होता है, उसके लिए पलटन के अंदर इतनी इज्जत होती है कि अगर मेरे सीओ को कोई ना उंगली भी दिखा दे, मेरे सीओ को कोई आंख भी दिखा दे, तो मैं उसकी आंख उसी वक्त निकाल दूं, मैं उसका हाथ उसी वक्त काट दूंगा। ऐसी होती है भावना। तो जैसे सीओ साहब को चोट लगी और वीरगति को प्राप्त हुए, बस उसके बाद तो जो हमारी यूनिट थी बिहार रेजिमेंट की, उनके दिल में तो आग लगी। वहां पर 3 पंजाब रेजिमेंट भी थी, एक 3 मीडियम रेजिमेंट भी थी। बस उसके बाद में उन्होंने जो धुनाई शुरू की चाइना की, उसी वक्त 20 पीएलए की गर्दन तोड़ के, उनका रीढ़ की हड्डी तोड़ के मार दिया। एक उनके कर्नल साहब को और 7 को कस्टडी में ले लिया और सुबह तक उनके तकरीबन 43, एक्चुअल में तो बहुत ज्यादा है लेकिन ये तो चाइना की प्रथा है कि बताते नहीं है। और हमने तो जो हमारा जो फौज का एक असूल सा रहा है कि अगर सुप्रीम सेक्रीफाइस होगी, अगर हमारे जवान अपने प्राणों की आहुति देंगे
तो हम उनके पार्थिव शरीर को सदा सदैव ऑलवेज हम उनके गांव में, उनके पेरेंट्स के पास, उनके फैमिली के पास में भेजते हैं। तो हम 20 हमारे मार्टिर हुए और चाइना के तो 43 से बहुत ज्यादा हुए। ये सबसे बड़ा 3 चीज, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब मैं हम दोनों ऑफिसर हैं, स्ट्रेटेजिस्ट हैं, प्रोफेशनल हैं, तो हम ऊंचे लेवल की बात सोचते हैं। तो उसमें 3 ऊंचे लेवल की बात है। पहली बात कि जो पीएलए और चाइना ने ऐसा बनाया हुआ था ना, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा, मीडिया वॉरफेयर, कि पीएलए बहुत बड़ी मतलब फौज है, बहुत एफिशिएंट है, बहुत प्रोफेशनल है, वो उस रात को बिल्कुल खत्म हो गया। पता लगा कि पीएलए तो पॉलिटिकल पार्टी की एक फोर्स है, तो फौज भी नहीं है। ब्रिगेडियर साहब तो फौज के हैं, वो तो फौज भी नहीं है। और पता लगा कि उनका माउंटेन वॉरफेयर में, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में, कम्बैट में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। और दूसरी तरफ पता लगा कि भारतीय सेना का जो एक शौर्य, साहस और बलिदान देने का होता है, वो बिल्कुल अलग अलग दर्जे का है। अभी इससे तीसरी बात, 1 मिनट अर्जुन जी, 1 मिनट, तीसरी बड़ी बात क्या निकली कि जितने भी एग्रीमेंट थे, प्रोटोकॉल थी, प्रैक्टिस थी, जो पिछले 70 साल का विश्वास था भारत और चाइना में, अभी हमने अप्रैल में, 1 अप्रैल में ही 70 ईयर्स ऑफ बायलैटरल पंचशील का बनाया था। तो जो 70 साल की मेहनत थी ट्रस्ट के बारे में, वो एकदम उस रात को खत्म हो गई। अभी तो जो रूल्स एंगेजमेंट बनेंगे वो अलग बनेंगे। और देखिए, दिसंबर 2019 में जो चाइना के वहां से कोरोना आया, आपके पास भी तो आया है, और जो आज के दिन में 91 लाख पूरे विश्व के, वर्ल्ड के अंदर में लोग इन्फेक्टेड हैं, और तकरीबन 4.7 लाख जो मर गए हैं। आपके और हमारे देश दोनों जगह में ये जो चुनौती है, जो चाइना ने तब से झूठ बोला, पूरे विश्व को पता लग गया। जो 15 जून को हुआ, वो पूरे भारत को और पाकिस्तान को पता लग गया। ये बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, ये है स्टेटस। उसके बाद में 6 जून की जो मीटिंग थी लेफ्टिनेंट, उसके बाद में तो इन्होंने धोखा और चालाकी और विश्वासघात किया। उसके बाद में अभी जो मीटिंग हुई है वो मोल्दो में हुई थी। वहां पर 2 बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट है, एक बाल्डो चाइना की तरफ है, एक चुशुल हमारी तरफ। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी तो उसलिए गए, और इसमें भी हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब गए हैं। अभी जो पता लगा है, मतलब उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऐसे हम बोलते हैं सीसीपी बोलते हैं ना, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, उसी के अगर आप 3 लेटर लें तो ये कॉर्डियल था, ये कंस्ट्रक्टिव था, ये पॉजिटिव टॉक थी। उसके अलावा डिसाइड किया कि जितने भी फ्रिक्शन पॉइंट हैं उनसे डिसएंगेजमेंट होगा, जितने भी थे, मतलब जो अप्रैल एंड का स्थिति थी वहां पे वापस आएंगे। और आपको मालूम है आरजू जी कि ये जो मीटिंग थी कितने घंटे चली? 11 घंटे। और क्यों 11 घंटे चली? क्योंकि चाइना को मालूम था कि वो गलत है, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, और जो सच्चाई है, ट्रुथ है, वो इंडिया की साइड में। जी बिल्कुल। मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ चलूंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये जरूर कहूंगी कि सर, आप उनके साथ 11 घंटे मीटिंग कर रहे हैं और बातचीत चल रही है, लेकिन अगर ये पाकिस्तान होता तो ऐसा कुछ ना हो रहा होता। आपने कहना था हम घुस के मारेंगे, आपने हमारे साथ हर तरह के जो टर्म्स है, चाहे बिजनेस के हों या ट्रैवलिंग के हों, कुछ भी हो, वो बंद कर दिए होते, वो आपने नहीं बंद किए। आपकी गवर्नमेंट लेवल पे किसी किस्म का कोई जो है बाइकआउट नहीं किया गया है चाइना का। सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी चाइना के गुड्स इस्तेमाल ना करें, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप लोगों ने ना उनके साथ बिजनेस, क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग 90 बिलियन या कुछ इतने डॉलर्स का आपका उनके साथ ट्रेड है, और वो आप उस पर वही वाली बात है कि सबसे ज्यादा पैसा इंपॉर्टेंट है। तो इस वक्त आप वो कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान जाहिर है आपके मुकाबले में, चाइना के मुकाबले में हम एक छोटी कंट्री हैं, हमारी इकोनॉमी उस तरह से नहीं है, हमारी पॉपुलेशन उस तरह से नहीं है। तो हमें तो आप जैसे कहते हैं हमारे पीछे तो आप घोड़े दौड़ा देते हैं, और वहां ऐसा कुछ नहीं है। जी ब्रिगेडियर साहब। देखें, बात की आरजू, एक पहले हमें समझना चाहिए कि वाई दिस कॉन्फ्लिक्ट हैज स्टार्टेड आउट। आई एम वेरी हैप्पी कि जनरल गुरमीत इज हियर एंड ही इज फ्रॉम आर्मी एंड इन्फेंट्री, वी विल अंडरस्टैंड आल्सो। द पॉइंट इज के पहले तो देखें, एक कश्मीर का और लद्दाख का आपने पूरा एक नक्शा ही बदल दिया। आपने आर्टिकल 370 रिवोक कर दिया, आपने 35A रिवोक कर दिया,
डेमोग्राफिक चेंजेस कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन के जो चार्टर्ड है, जो आपके जवाहरलाल नेहरू गए थे, उसको जो एक चल रहा था, अभी भी बॉर्डर के ऊपर यूनाइटेड नेशन के मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप वहाँ मौजूद होता है, आपने उसको ख़त्म कर दिया। आपने यूनिलेटरली उसके बाद शिमला माहिदा जो था बायलेटरल, वो भी ख़त्म कर दिया। ये तो राइट है ही नहीं इंडिया के पास, नंबर एक। जिससे इंस्टिगेट चाइना भी हुआ। ज़ाहिर है कि चाइना लद्दाख में अपना क्लेम, आपको पता है शुरू से लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे अभी भी नहीं है। 2017 में भी क्लैश हुआ, उसके बाद उससे पहले भी हुआ, 63-2 में भी हुआ, लॉसेस भी हुए। तो चाइना बिलीव इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। पाकिस्तान को बहुत रंज है जिस तरीके से इंडिया ने कश्मीर में किया, और लॉकडाउन अभी तक है। कहीं मुहज़्ज़ब दुनिया में आप जो यूनाइटेड स्टेट्स के यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी ने बड़ी क्लियर बात की है कि लेट्स फिनिश ऑल दिस थिंग एंड लेट्स फाइट यूनाइटेड फॉर अगेंस्ट द कोरोना वायरस। उसको भी हमने नहीं, आपने नहीं माना, और उसके बाद ने कश्मीर में जुल्म पर अभी रोज़ाना 8, 3, 4 लोग, 5 लोग शहीद हो रहे हैं। आपने लॉकडाउन किया हुआ है, ये कहाँ होता है? उसके बाद फिर आपने अभी जिस तरीके से वहाँ पर किया, आपने रोड वहाँ डेवलपमेंट की, चाइना उसको देखता रहा। जो डरकूक, श्योक और आपके दौलत पे जाती है रेड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, आपने फिर ट्रुप्स कॉन्सल्टेशन वहाँ पे की। चाइना वॉज ऑब्जर्विंग इट वेरी क्लियरली, और चाइनीज डोंट बिलीव इन फाइटिंग। चाहे ताइवान हो, हांगकॉन्ग हो, दे बिलीव कि ऑटोमेटिकली व्हेन इकोनॉमिकली स्ट्रांग, तो ये मुल्क आ गया। देखें, हांगकॉन्ग आ गया, कल ताइवान भी जाएगा, और फिर मे भी ये चाइना का जो आपका डिस्प्यूट है ये भी हल हो जाएगा। उसके बाद फिर आपके 2-3 लोग मारे गए, आपने छुपाया, आपने पार्लियामेंट को नहीं बताया, आपके प्राइम मिनिस्टर ने किसी जिक्र ही नहीं किया, और एक एंड में एक स्पीच की कि जी हम तो शांति चाहते हैं, हमें हमसायों के साथ। अगर शांति चाहते हैं तो पाकिस्तान के साथ क्यों लड़ाई कर रहे हैं? आप सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, आपने सर्जिकल स्ट्राइक की 27 फरवरी को, दुनिया को कहा जी हमने ये कर दिया, 300 लोग मार दिए, कौन से मारे, कोई प्रूफ देना चाहिए ना। पाकिस्तान ने देखें आपको हमेशा प्रूफ दिया। लाइक वाइज आप जो चाइना को ब्लेम कर रहे हैं, क्या आपने कोई वीडियो ऐसी दिखाई जिसमें चाइना के लोग मरे हों, चाइना को नुकसान हुआ हो? आपके सामने इंडियंस कितने चैनल पे, और मेरे पास भी वीडियो आई हुई है जिसमें ये नज़र आ रहा है कि आपके लोग मारे गए हैं, रो रहे हैं आपके फौजी उनको देख के। आपके कर्नल साहब को एब्सोल्युटली इट्स अ बिग एम्बैरसिंग सिचुएशन फॉर एनी इन्फेंट्री रेजिमेंट, रादर एनी रेजिमेंट ऑफ द आर्मी, जिसमें उनके कमांडिंग ऑफिसर को इस तरह मारा जाए, और फिर वो उसके बाद वट एवर हैपन्स वो अलग बात है। सो ये चीज़ें हमें पहले तो, क्या हम अमन से रहना चाहते हैं, अपने अवाम के लिए क्या चाहते हैं? पाकिस्तान ने जब 27 फरवरी को आपके अभिनंदन को वापस किया तो पैगाम भी दे दिया, बहुत क्लियर पैगाम दिया कि ये हम वापस कर रहे हैं एज अ जेस्चर ऑफ पीस। बट देन आपने कहा जी नहीं, तो डर के पाकिस्तान ने वापस कर दिया, और इससे एक और अभाम पैदा हो जाता है। जितनी भी दुनिया की लड़ाई होती हैं, जो कुछ भी होता है, अल्टीमेटली यू सिट अक्रॉस द टेबल। और अगर आपने एक्सट्रीमिज्म सोच है जो हिटलर की है, और उससे आपके प्राइम मिनिस्टर की सोच है, और फिर आपके 3-4 जो 7 ग्रुप बना हुआ है हिंदुत्व का लेके, अखंड भारत का लेके चल रहे हैं, जिसमें अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, अजीत डोभाल है, नरेंद्र मोदी हैं। आई मीन ये सोचें कि इंडिया का स्टेटस क्यों चेंज कर रहे हैं? वाई यू वांट कॉल माइनॉरिटीज, मुसलमान, क्रिश्चियंस, आपकी सिख कम्युनिटी, ये वहाँ से चले जाएं और सिर्फ हिंदू वहाँ पर रह जाएं? आपको पता है कि आपके सिख मूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा भी वहाँ पर है। अभी रिसेंटली आपने इस पंजाब में देखा कि बहुत लोग रोड्स के ऊपर थे। तो ओवरऑल पॉलिसी को तो हमें ये देखने की बात है, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। फिर अभी भी अब इसके बाद आपने अवाम से छुपाया, अब आप फिर प्रोपेगेंडा में पाकिस्तान पर रोज़ाना कर रहे हैं कि पाकिस्तान ये कर रहा है। पाकिस्तान ने वहाँ पर अभी 3-4 और ISI के लोग चले गए कश्मीर में, कुछ कश्मीर में लोग और भेज दिए, कश्मीर प्रॉब्लम कर रही। देखें, कश्मीर को समझते हैं, आई एम श्योर के, एंड यू हैव बीन आई थिंक कोर कमांडर इन दैट एरिया, तो यू अंडरस्टैंड। आई हैव सर्व्ड इन कश्मीर एंड आल्सो सियाचिन, सो आई नो वेरी वेल ऑल द डेमोग्राफी एंड द स्टैटिक लोकेशन ऑफ दोज एरियाज एंड इंट्रिकेसीज दैट नॉर्दर्न एरियाज। बात यह है कि ये हमें क्या करने की ज़रूरत है। अब पाकिस्तान के आपने पूरी बॉर्डर पे फेंसिंग की हुई है, आपके गेट लगे हुए हैं, रात को आपके सर्च लाइट्स होती हैं, पूरा एक एक इंच एरिया आप पाकिस्तान की साइड का देख सकते हैं। और उसके बाद फिर आपने बुरहान वानी को जो आपने शहीद किया, उसके बाद इतने बुरहान वानी पैदा हो गए हैं। आपने 90, ये जो आप तकरीबन 11 महीने हो गए हैं आपने लॉकडाउन किया हुआ है, बच्चों को पकड़ा हुआ है, उनके बिजनेस तबाह हो गए हैं, उनके जो फ्रूट ऑर्चर्ड थे आपने उनको ज़मीन से काट दिया, तबाह करके रख दिए। डोंट यू थिंक कि वो अंदर से बॉयल कर रहे होंगे? अगर आप समझते हैं कश्मीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लॉकडाउन ख़त्म कर दें, और फिर नरेंद्र मोदी साहब या अमित शाह जाके एक जलसा कर लें
मकबूजा कश्मीर में, फिर देखें कि वो आपको कितनी रिस्पॉन्स मिलती है। या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुलाने कश्मीर में, वो आकर जलसा करते हैं, आपको देखें क्या रिस्पॉन्स मिलती है। सो अभी हज़ारों की तादाद में बुरहानी पैदा हो गए हैं और हो रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान को अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग। वी आर स्टैंडिंग विद कश्मीरी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बिकॉज वी हैव अ राइट, हमारा उसको वी हैव अ क्लेम ओवर इट, बट वी वांट पीसफुल। हमने अभी तक कोई ऐसी एग्रेशन की बात नहीं की। लाइन ऑफ कंट्रोल भी देखें, बोथ साइड्स वी हैव द कश्मीरी मुस्लिम, सो वी कांट गो इन डिस्क्रिमिनेट फायरिंग। हम सिर्फ टारगेटेड करते हैं, और ये पता आपकी तरफ से जाहिर है कि हम यूनाइटेड नेशन का मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप को लाते हैं, उनको दिखाते हैं हमारा क्या नुकसान हुए, औरतें बच्चे बूढ़े शहीद कैसे हुए, वो भी हो गया। फिर हिस्ट्री में अब दुनिया की आ गया कि इतनी हाई एल्टीट्यूड के ऊपर लद्दाख में गुलमान वैली के अंदर आपके 20 लोग डंडों, घुसों और पत्थरों से मारे गए हैं। दुनिया ने ये देखा है। अगर आपके पास, आई स्टिल फील कि जो आप कह रहे हैं, आई डोंट डाउट दैट, बट द ओनली थिंग इज देन यू शुड गिव अ वीडियो। वहाँ वीडियो होनी चाहिए, बताएं कि कितनी चाइनीज मारे गए हैं, किस कंडीशन में मारा गया, अपनी अपनी चलो कौम को भी बता दें ताकि उनको सेटिस्फेक्शन। दैट्स वाई पीपल ऑफ इंडिया आर अंडर लॉट ऑफ अनरेस्ट। और यही वजह है कि अब हम ज़्यादा फिक्रमंद हैं। फिक्र तो नेचुरली आर आर्म फोर्सेस ऑलवेज रेडी, and then our true army is battle hardened for the last 30 to 40 years. We have been encountering a lot of terrorism, और आपको पता है किस नॉर्थ ईस्टान में हमने ऑपरेशंस किए हैं। तो हम तो तैयार हैं, आप 27 फरवरी को हमने आपको बताया था, लेकिन आप बार बार थ्रेट दे रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान ये कर रहा है। अमित शाह ने ट्वीट किया कि जी मुझे प्राइम मिनिस्टर अलाउ कर दिया सर्जिकल स्ट्राइक्स के लिए पाकिस्तान में चले जाएं। दीज आर नॉट द इश्यूज, नाउ द टाइम हैज़ पास्ड, वी हैव टू लिव इन द रियलिटी, we both are nuclear nations and we have to sit across the table and find out the problem. आप बात ही नहीं करते हैं। आप कश्मीर को जी वो दहशतगर्दी पाकिस्तान कैसे करेगा? We have already embroiled in so many things. वेस्टर्न बॉर्डर पे देख लें, मुल्क में दहशतगर्द देखें, आपकी रॉ कितनी प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट कर रही है। यू नो कि गुलबशन जादेव की मिसाल आपके सामने है। उसके बाद भी हमने कई दफ़ा आपको पकड़े गए लोग दहशतगर्दी करते हैं। बलोचिस्तान में आपके मेजर गोरेवार के प्रोग्राम, तो वो मोबाइल दिखा कह दिए देखें मेरा मोबाइल, इसमें बुख्ती का भी नंबर है, मैंगल्स का भी नंबर है, मरी का भी नंबर है। तो दीज आर द थिंग्स विच टेक यू अवे फ्रॉम ईच अदर। आई थिंक नाउ इज अ टाइम कि इसको बैठें, मसाइल को हल करें एंड सॉर्ट आउट। आप ये तो मेरे ख्याल में दुनिया में मजाक होगा कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर 47 से 122 के ऊपर रेजोल्यूशन है, कश्मीर डिस्प्यूटेड है। शिमला मादा में कश्मीर बायलैटरल इशू ओके, देन इज इवन अ डिस्प्यूटेड, एंड सडनली वन डे आप रिवोक कर देते हैं दोनों चीज़ें। तो चाइना कैसे एक्सेप्ट करेगा? पाकिस्तान चलो हम नहीं चाह रहे लड़ाई करना, हम इंतज़ार करेंगे व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कि दुनिया क्या एक्शन लेगी। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री। और फिर आपने वहाँ पर जाके बिल्डअप भी खुद भी किया, आपने सीपैक को भी थ्रेट करना शुरू कर दिया, विच इज़ अ लाइफ लाइन फॉर चाइना, बिकॉज चाइना इज़ वेरी कंसर्न अबाउट दिस साइड। इसलिए कि साहब ने देखा कि इंडिया को अमेरिका जो है वो मिस यूज साउथ चाइना सी में भी कर रहा है और साथ उसको सीपैक के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। सो आई थिंक द इतनी बड़ा मुल्क, इतना बड़ी न्यूक्लियर पावर, इतनी बड़ी फौज, उसको तो इन चीज़ों में किसी की बात में आना नहीं चाहिए। आपको वहाँ चाइना को 41 डेज लगते हैं अरेबियन सी से लेके चाइना पहुँचने में, साउथ चाइना सी के रूट से, एंड इट इज़ ऑल थ्रेटेंड। ख़ासतौर पर आप उन्होंने इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को, फिलीपीन, 2-3 और को वहाँ पर थ्रेट वहाँ पर किया। फिर चाइना ने अपना बैरियर भी बना लिया है, बैरी बेस भी बना लिया है। तो दे वांट अ वेरी सिक्योर रूट फ्रॉम काश्गर से आप लाते हैं गिलगित बल्तिस्तान, देन बलूचिस्तान, एंड 7 डेज में गवादर पहुँच जाते हैं। तो दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। और अभी भी और प्रॉब्लम होगी अगर आप करेंगे। लेट मी अश्योर यू, चाइना इज़ वेरी सेंसिटिव ऑन दिस। ये BRI का बोल्ड जो रोड इशू इनिशिएटिव है, उसका ये पहला फ्लैगशिप है ये सीपैक। सो ये अब इन्वायरमेंट ओवरऑल चेंज हो चुकी है, जियो पोलिटिकल इन्वायरमेंट से चेंज, जो स्ट्रेटेजिकल इन्वायरमेंट चेंज। तो इंडिया हैज़ टू कम इन टू द रियलिटी एंड दे शुड एक्सेप्ट पाकिस्तान एज अ सॉवरन न्यूक्लियर इस्लामिक नेबरिंग कंट्री। इफ यू थिंक ऑफ दिस, आई थिंक दैट सो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड। जी सिंह साहब, आपने बात सुनी ब्रिगेडियर साहब की, आप एग्री करते हैं और यू थिंक नहीं कोई और बात कहेंगे, आप डिसएग्री करेंगे? देखिए आरजू जी, ये प्रोग्राम का नाम ही पॉइंट ऑफ व्यू है। सो ब्रिगेडियर साहब ने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, अपने विजडम के मुताबिक पॉइंट दिया है। बिल्कुल। मैं उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन अगर और जो मैंने ड्रेस डाली हुई है वो एक ही कलर की है, ये है कि जो पाकिस्तान
जो हिंदुस्तान की अवाम है वो एक जैसी है, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। हाँ? मैं आपको मैंने बहुत धैर्य से ब्रिगेडियर साहब की बात सुनी है कि प्रोफेशनल है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और बहुत नेशनलिस्टिक है, राष्ट्र है। देखिए मैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट बातें करना चाहता हूँ। ये जो साहब ने जितनी भी बातें की हैं ये हम सुनते आए हैं, और मैंने तो इन बातों को 10 साल जब कश्मीर में था बहुत बारीकी से देखा है। मैंने 6 साल भारत के मिलिट्री ऑपरेशन में काम किया है, तो उसको और भी बहुत करीब से देखा होगा। मैं 2 बार पाकिस्तान आया हूँ, एक बार सियाचिन टॉक्स के लिए, एक बार कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए एज ए बेसडल। तो मैंने वहां पर भी आकर पाकिस्तान के ऑफिसर से, उनके जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है, GHQ है, वहां पर भी जाके उनसे बहुत डिटेल से बात की है। तो यू विल ग्रांट इट टू मी कि मैं इस विषय को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और पूरा जीवन लगाया है इसके ऊपर में। देखिए ये जो जितना भी ब्रिगेडियर साहब ने बात किया है ये मैंने बार बार बहुत बार सुना है, और मैं कुछ एक बहुत रिस्पेक्टफुली बातें करना चाहता हूँ। देखिए जब पाकिस्तान बार बार कश्मीर की बात करता है और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने कुछ समझ नहीं रहे हैं कि समय की हकीकत क्या है, रियलिटी ऑफ टाइम क्या है, ऐसा लगता है मेरे को। और मेरे को सच बोल रहा हूं मैं एक बात आपको, कि जब कोई देश अपने से देश के बाहर वाली पॉइंट के ऊपर में फोकस रहता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। क्योंकि अगर जो आपका फोकस है रहने का, पैशन का, या कुछ भी काम करने का, वो देश के अंदर में होना चाहिए, आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके अंदर होनी चाहिए। लेकिन अगर हर वक्त आप सिर्फ कश्मीर की बात करते रहे तो ऐसा लगता है कि आपका बैलेंस ठीक नहीं है। मैं देखिए मैं गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी रही है, जो नीति और नीयत रही है, वो एंटी इंडिया, हेट इंडिया, और जो स्ट्रेटेजी टेरर, प्रॉक्सी, फंडामेंटलिज्म, ये रेडिकलिज्म, ये सब बहुत गलत है। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि देखिए आपने टॉक के बारे में बोला, टॉक और टेरर इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, ये आप लिख लीजिए। टॉक और टेरर इकट्ठे टेबल पर नहीं बैठ सकते हैं। अगर टेरर होगा तो टॉक नहीं होगा, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जब तक टेरर की समाप्ति नहीं होगी, जो देखिए जो टेररिज्म का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो टेररिज्म का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ग्लोबल, रीजनल, और जो इस इलाके के अंदर वो है पाकिस्तान आर्मी, ISI और टेररिस्ट ग्रुप। ये लिख लेना कहीं पर कि मालूम होना चाहिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है टेररिज्म का। दूसरी बात देखिए सबसे जरूरी बात है, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बोला है, हम सब आरजू जी आप भी, हम सब सोल्यूशन मांगते हैं। जब मैं पाकिस्तान आया था ना, तो मैं होटल की लॉबी में बैठा हुआ था, तो एक बुजुर्ग से आए, मेरे को लगता है बहुत बड़े 5 स्टार होटल था, तो बड़े अच्छे बिजनेसमैन होंगे, टॉप के बिजनेस मैन। उन्होंने इधर तो उधर देखा, मैं अकेला बैठा हुआ था, तो आके मेरे को बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैंने कल आपको टीवी में देखा था कि आप डेलीगेशन के हिस्से हैं। इसे सर ये लड़ाइयां क्यों करते रहते हैं कि दोनों देश, इन्हें बंद करवाओ। उसके बाद में मैं बाहर आया तो एक पुलिस वाला था। पाकिस्तान वाले पुलिस की तो बिल्कुल इज्जत करते नहीं है, उनको कुछ भी समझते नहीं है। तो पुलिस वाला मेरे को बोलता है, सर ये सरहद के उत्ते लड़ाइयां क्यों लड़ते है गया, बिना गल ते क्यों लड़ते रहते हैं क्या, कुछ करवाओ। ये आपका पुलिस वाला बोल रहा था। और तीसरा बात, मैं गया अपनी वाइफ के लिए डिप्लोमेटिक एरिया का जो शॉपिंग सेंटर, अपनी वाइफ के लिए सूट खरीदने के लिए। तो मैंने उसको बोला कि मेरी बेगम के लिए एक सूट खरीदना है। तो वो मेरे को बोलता है, साहब आपके प्रोग्राम के मुताबिक जो मैंने अखबार में पढ़ा है, कल आप लाहौर जा रहे हो, तो ये डिप्लोमेटिक एरिया यहाँ बहुत कॉस्टली होगा, उतने ही पैसे के आपको 3 सूट मिल जाएंगे आपकी बेगम के लिए वहां पर। ये तो एक इंसान का और दूसरे इंसान के साथ में प्यार है। लेकिन जब मैं पाकिस्तान आर्मी को देखता हूँ, ISI को देखता हूँ और टेररिस्ट ग्रुप को देखता हूँ, वो तो अलग ही नशे में है। वो तो अपने देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। ना अपने देश के अंदर में गवर्नेंस, ना एडमिनिस्ट्रेशन, ना इकोनॉमी,
नॉट डिप्लोमेसी। मेरे को बहुत तरस आता है आरजू जी, जो आपकी आवाम है उनका क्या गत कर दिया उन्होंने, ना हेल्थ में ना किसी में भी। मेरी रिक्वेस्ट है एज ए प्रोफेशनल टू प्रोफेशनल, एज ए प्रोफेशनल पाकिस्तान आर्मी पीपल आर वेरी गुड, सोल्जर्स आर वेरी गुड, ऑफिसर्स आर गुड, बट उन्होंने देश का एकदम बर्बादी कर दिया है। मैंने वॉशिंगटन में एक कोर्स किया था उधर में, और पाकिस्तान के 2 ऑफिसर थे वहां पर, तो उनके साथ में मेरी अक्सर बात होती रहती थी। एक तो कहते थे लेट्स हैव क्रिकेट, लेट्स लुक आफ्टर आवर पीपल, लेट्स टॉक इकोनॉमी, लेट्स टॉक अबाउट पीस, जैसे ब्रिगेडियर साहब बोल रहे थे। और दूसरा ऑफिसर, वो तो ऐसे लग रहा था कि वो भुट्टो की फैमिली का है, जहां पाकिस्तान से सीधा उसका 3 जनरेशन का नाता है। वो तो बोल रहा था कि सर, strategic space, our strategic depth is Afghanistan. और he was talking so proudly about मुजाहिदीन। वो कहता है कि मैं मुजाहिदीन के कैंप में गया सर, मेरे को इतना अच्छा लगा, उन्होंने सिर पे कफन बांधा हुआ था। ये कोई बात है प्रोफेशनल की बात करने की? मैंने उसको उसी वक्त कह दिया था, मैंने बोला था ये देखिए, ये जो गंदे कीड़े हैं, ये जो पॉइजनस इंसेक्ट्स हैं जो मुजाहिदीन आपने बनाए हुए हैं, ये आपके ही इलाके को जहर से भर देंगे। और मैंने एक बात उसको और बोली, मैंने बोला कि आपकी पाकिस्तान आर्मी आपके कारण ही 1971 में ईस्ट पाकिस्तान को खोया है। अभी तो आपकी आवाम के पास में मुंह में जबान नहीं है, जिस दिन जबान आ जाएगी उस दिन आपको छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान आर्मी को, उस दिन बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे कि आपकी गलतियों के कारण देश को क्या क्या सहना पड़ा है। मेरा एक सुझाव है आरजू जी कि देखिए, हम लोग सोल्यूशन की तरफ बढ़ने चाहिए। आपने ठीक बोला, सोल्यूशन है कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई, उनको सोचना चाहिए स्ट्रेटेजिक रिवर्सल, कैसे टेरर बंद करें, कैसे प्रॉक्सी को बंद करें, कैसे फंडामेंटलिज्म और एक्सट्रीमिज्म को बंद करें, पहली बात। दूसरी बात, कैसे पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और टेररिस्ट ग्रुप हेट इंडिया, एंटी इंडिया को बंद करें। जब तक आप हेट इंडिया, एंटी इंडिया बंद नहीं करेंगे, ये टॉक वॉक कभी नहीं हो सकती, ये डायलॉग और टॉक नहीं हो सकती है। जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बहुत अच्छा बोला कि टॉक करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन कैसे कर लें टॉक जब आपसे वहां से टेरर निकलता है, हेट निकलती है, एंटी शब्द निकलता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपको एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या आप कश्मीर का राग जपते रहोगे, जहां उस पुरानी कहानी को, नैरेटिव को, उस पूरा जो आपने बुना था कश्मीर के बारे में, उसको आप बिल्कुल ड्रॉप कर देंगे। अभी तो 5 अगस्त 2019 को जो हमारे गृह मंत्री जी हैं श्री अमित शाह जी, उन्होंने बड़े बेबाक, बेटुक तरीके से हमारी पार्लियामेंट से बातें बोली, रेड लाइंस खींची। सबसे पहली रेड लाइन कि जो जम्मू कश्मीर, अर्स्टवाइल जो जम्मू कश्मीर का स्टेट था, उसको 2 हिस्सों में बांटा, 2 यूनियन टेरिटरी में बांटा, लेह और जम्मू कश्मीर। दूसरी बात, जो आर्टिकल 370 था, जो हमारी ही कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया था, हमारी ही पार्लियामेंट ने बनाया था, हमारा अपना इंटरनल मैटर था, उसको एब्रोगेट किया। अभी देखिए 6 अगस्त को उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली, उन्होंने कहा देश का गृह मंत्री बोल रहा है, रेड लाइन बना रहा है, और बोला था कि पीओके वापस लिया जाएगा। लेकिन सर एक सेकेंड, फिर में लाइन ड्रॉप हुई है। उसको ही उन्होंने बोला। सर एक चीज प्लीज, सर एक सेकेंड, मैं आपसे पूछ रही हूँ, उसमें आप ऐड कर लिएगा। सर, आप ही की जर्नलिस्ट हैं अनुराधा बासिन, उन्होंने अपना एक आर्टिकल लिखा है उसका, तो उसमें यही बताया है कि आप लोग कश्मीर में इजराइल मॉडल बना रहे हैं और डोमिसाइल लॉ लेकर आ रहे हैं, वहां पे लोगों को रिप्लेस कर रहे हैं, कश्मीरियों को निकाल रहे हैं, बाहर से लोग ला रहे हैं। तो ये सब चीजें आपकी अपनी जर्नलिस्ट ने लिखा है, मेरा लिखा हुआ नहीं है। तो आपके तो अपने लोग यही कुछ बोल रहे हैं और आप फिर पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं मुसलसल। आपको पता है सर, यहाँ से ना तो कोई ऐसे कोई ट्रुप्स जा रहे हैं, ना कोई यहाँ से टेररिज्म के लिए भेजे जा रहे हैं। जो लोग वहां से उठ रहे हैं और आपसे लड़ रहे हैं, वो वहीं के लोग हैं, वहीं के पैदा, उनके बाप दादा सब वहीं पे पैदा हुए। मेरे ख्याल ब्रिगेडियर साहब मेरी बात को सेकंड करेंगे कि यही चीज है, यहाँ से नहीं है, वो वहीं से
जिनको आप तंग कर रहे हैं, जिनको आप परेशान कर रहे हैं, जिनको आपने बंद करके रखा हुआ है, वो बैठे तो नहीं रहेंगे सर, इंसान है, उठेंगे, रिएक्शन तो होगा। आपने ये कैसे सोचा कि आप कुछ भी करेंगे उसका रिएक्शन नहीं आएगा? वो वहीं के लोग हैं, वहीं के बच्चे हैं सर जिन्हें आप मार रहे हैं, वहीं के लोग हैं जिनको आप बार बार पाकिस्तानी बता देते हैं और फिर आप पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर डाल देते हैं सारा कुछ। ये चीज सर इसमें से निकले प्लीज सर। कब तक आप लोग ये एक ही स्टोरी बताएंगे? अपनी नई जनरेशन को क्यों आप लोग गलत गाइड कर रहे हैं? और अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं सर। हिंदुस्तान में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ झगड़ा नहीं चाहते। बहुत से लोग पाकिस्तान में, बहुत ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान से नफरत नहीं करते। आपने ये चीज भी थोड़ा सा उसको कम करें कि पाकिस्तान में भारत से नफरत कोई नहीं करता। हाँ, गवर्नमेंट पॉलिसीज के खिलाफ हम जरूर बात करते हैं, जो हमें लगता है कि गलत है, ऐसे लोगों को गलत गाइड कर रहे हैं आप, या कोई तकलीफ हो रही है, वो जरूर है। लेकिन हम नफरत यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि नफरत है पाकिस्तान में। इसमें आरजू देखें, आई वांट टू हाईलाइट वन और टू थिंग्स। जो जन साहब का पॉइंट ऑफ व्यू था उसमें देखें, एक हेट इंडिया की जो बात है, आई वुड से इट इज जस्ट अदर वे अराउंड। आप ये मुझे बताइए कि इस वक्त इंडिया की हिंदू इंतहा परस्त एक्सट्रीमिस्ट जो सोच है, क्या वो दुनिया नहीं जानती? अभी आपके यूनाइटेड स्टेट्स के एक कमीशन था रिलीजन फ्रीडम के ऊपर, उन्होंने क्या कुछ आपके बारे में कहा। उसके बाद उनका डेलीगेशन वीज़ा के लिए अप्लाई किया कश्मीर जाने के लिए, फैक्ट फाइंडिंग के लिए, आपने उसको जाने नहीं दिया। अगर आप जुल्म बर्बरियत नहीं कर रहे हैं तो देन व्हाई डोंट यू ओपन कश्मीर फॉर आउटसाइडर्स? लेट देम कम। ह्यूमन राइट्स कमीशन आए, ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग आए, यूनाइटेड स्टेट्स का रीजन फ्रीडम वाला ग्रुप आए, यूरोपियन यूनियन आए, आप उनको विजिट क्यों नहीं करने देते? आप यूनाइटेड नेशन के मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप का क्यों नहीं वहाँ अपने साइड से श्रीनगर से आगे आने देते? आप उनको भी नहीं आने देते हैं। सेकेंड, आई थिंक यू विल एग्री कि इट इज़ अ डिस्प्यूटेड एरिया, यूनाइटेड नेशन के चार्टर में ये है, और आपके जवाहरलाल नेहरू खुद गए थे, मैंने पहले भी बात की, फिर शिमला माहदे में भी आ गए। तो हाउ कैन यू से कि ये हमारा इंटरनल इशू है? इट इज़ नॉट इंटरनल। और नेशनल इश्यूज़ के ऊपर कभी कोई कॉम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। वी विल कीप टॉकिंग अबाउट कश्मीर, we will keep talking about freedom of Kashmir, and we will keep talking to resolve this issue, and of course we want peaceful, जो आप नहीं करते हैं। उसके बाद हेट इन पाकिस्तान एंटी मुसलमान अप्रोच जो है, वो तो आपके अभी जो 4 का मैंने ग्रुप बताया, दे आर टेकिंग इंडिया टू अ रियली एडवर्स कंडीशन से लेके जा रहे हैं। जिस तरीके से आप वहाँ पर मुसलमानों को मारते हैं, गाय के ऊपर मारते हैं, उनको बेचारों को, गुजरते लोगों को मार 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 के आप मार जान से मार देते हैं। अगर आप फिर अपने आप दलित में देखें, इंडिया में इस वक्त कितना से एक दलित औरत ने कुएं से पानी भी ले लिया, उस गरीब को कोड़े मार मार के असर कर दिया। इसी तरह किसी क्रिश्चियन लड़की ने को आपने मारा, उसके बाद आपके अपने आप को पता है कि आपके खिलाफ, आपके से जो रिलीजन के खिलाफ क्या कुछ मारा, वो आपको पता है, सारा कुछ है। सेकेंड ये कि देखें, ये चीज़ें अब नहीं चलेंगी। और ये पाकिस्तान क्यों टेररिज्म करेगा? पाकिस्तान तो ऑलरेडी हम अपने मसाइल में घिरे हुए हैं। फौज चाहती है पाकिस्तान की टेरिटोरियल बाउंड्री की हिफाजत, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट की सेफ गार्ड, एंड नथिंग एल्स। ये, और इस वक्त तो खुदा का शुक्र है कि हम एक पेज पे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की फौज एक सोच के ऊपर है। तो इसको भी हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि अब आपको वक्त था कि आप इसको रिजॉल्व करें इशूज़ को। लेकिन आपने जिस तरीके से 5 अगस्त को आप लोगों ने यूनिलेटरल एक्शन किया है, ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान इस पर चुप कर देगा? और फिर यू और वी आर बोथ आर न्यूक्लियर कंट्रीज। अपने अवाम के बजाय आप क्या चाहते हैं कि इस खत्ते में आग लग जाए? आप ये चाहते हैं कि पूरी आग दुनिया की लपेट में चली जाए। आपके साथ इस वक्त आप अब देख लें कि इंडिया के बांग्लादेश से ताल्लुकात अच्छे थे, वो भी ख़त्म हो गए। आपने जो कुछ ईस्ट पाकिस्तान में किया, अपने ट्रुथ भेजे, जो आपको राइट नहीं बनता था आपने वो भी किया। पाकिस्तान का मॉरली अगर हम देखें तो इस वक्त हम क्योंकि पीस चाहते हैं। अदरवाइज जब आप यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के मुताबिक, जेनेवा कानून के मुताबिक, अगर किसी मुल्क के ऊपर आप ज़बरदस्ती कब्जा कर लें तो उस मुल्क का राइट है टू गो फॉर आर्म स्ट्रगल, और वो अगर किसी को इनवाइट करें तो वो मुल्क भी जा सकता है। और आपने इसी कॉन्टेक्स्ट में बांग्लादेश गए, पाकिस्तान इज़ नॉट डूइंग इट, बट वी आर केपेबल। हम नहीं करते हैं इसलिए कि हम चाहते हैं कि रिजॉल्व पीसफुली कर लें, जो भी हमें करना चाहिए, आप वो भी नहीं बात करते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप देखें तो फिर आपको पता चलता है कि एंटी मुसलमान, एंटी पाकिस्तान जो ड्राइव आपके सिर्फ हुकूमत में, आई डोंट से पीपल, बहुत मॉडरेट हिंदू हैं, बहुत अच्छा वो लिख भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, बिल्कुल उस पर कोई डाउट नहीं है। आई नो के व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ,
देयर थिंकिंग। लेकिन बात ये है कि आप इस तरह की अगर ये करेंगे जिससे कि आप चल रहे हैं, तो इंडिया को आप बहुत तबाही के दहाने पर ले जा रहे हैं। अगर सोवियत यूनियन अपनी इतनी बड़ी फौज के साथ 15 रियासतों में तकसीम हो सकता है, तो यू डोंट यू थिंक आपकी आर्मी उस तरह की फाइटिंग आर्मी नहीं है? आपने शो कर दिया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर चाइना के खिलाफ जो आपके साथ हुआ। आप चाहे कवर करें, चाहे अपने अवाम को ना बताएं, आपके अवाम खुद बोल रहे हैं, राहुल गांधी की स्टेटमेंट देख लें, सबकी देख लें। तो वो अगर इंडिया की इतनी कमजोर, और फिर फौज आप भी देखें, इस वक्त 40 साल से लड़ाई कोई नहीं लड़ी है। नहते कश्मीरी औरतों, बूढ़ों, बच्चों को आपकी फौज शहीद कर रही है, पैलेट गन से ब्लाइंड करती है। तो ये फौज आपको नहीं बचा सकेगी, इंडिया के डिफरेंट रियासतों में टूट जाएगी। और सबसे बड़ा इस वक्त कश्मीर और ईस्ट पंजाब जो है आपके सिख, मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड रियलिटी। प्लीज ब्रिगेडियर साहब, कुछ तो आप एक किसको बता रहे हैं? एक इंडियन आर्मी के लेवल इतना तो सोच लीजिए आप। मतलब आप कहानी कर रहे हैं, लेकिन एक कहानी का एक तो आप किसको बता रहे हैं? जिस इंसान ने उसके अंदर में 40 साल बिताए हैं, आप उसको बता रहे हैं ये चीज? मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ कि यू नो द स्टेट ऑफ इंडियन आर्मी एंड ऑल्सो स्टेट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट जो व्हाट दे आर डूइंग इट। ये इंडिया को ऑनेस्टली ये आपकी लपेट में और छोटी रास्तों में आपकी जा रही है। ये कश्मीर जाएगा, उसके बाद आपका सिख जो कम्युनिटी है, दे आर स्टैंडिंग फॉर ईस्ट पंजाब, यू नो इट। तो इस तरह ये प्रॉब्लम होंगी, इसलिए यू मस्ट अंडरस्टैंड ये टाइम गुजर चुके हैं। आर्मी टेररिज्म नहीं करती सर, जस्ट 2 मिनट। आर्मी टेररिज्म नहीं करती, आर्मी वांट्स टू एलिमिनेट टेररिज्म। पाकिस्तान में तो 70,000 सिविलियन हमारे शहीद हो गए हैं, 6-7 हज़ार हमारे फौजी और सीनियर ऑफिसर शहीद हुए हैं टेररिज्म में भी। और आपके साथ मिसाल है कि आपकी स्टेट टेररिज्म की, जिस तरीके से आपकी आर्मी और रॉ ने गुलबचन यादव को भेजा, सर्विंग नेवल कमांडर, जो कभी ऐसे नहीं हुआ। फिर उसकी वीडियो क्लिप देखें आप, बलूचिस्तान में सेपरेटिस्ट मूवमेंट को आप सपोर्ट करते हैं, अभी जो सिंधु देश को आप सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पर बैठे फंडिंग कर रहे हैं, जो भी धमाके हो रहे हैं पाकिस्तान में, और अल्ताफ हुसैन के साथ मिलके, वो उन्होंने खुद कहा है, अल्ताफ हुसैन के राइट हैंड अनवर ने, कि जी हमें किस तरह इंडिया रॉ पैसे देती है और हमें ये ऑर्डर थे कि जी ये करेंगे। तो हमने पाकिस्तान ने कभी ओपनली कभी कहा कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इंडिया को तोड़ देंगे? वी वांट पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर एज पर द यूनाइटेड नेशन चार्टर्ड के राइट ऑफ प्लेबिसाइट इनको दें। उसके लिए जो भी तरीका यूनाइटेड स्टेट्स करेगा, वी आर रेडी, हमें कोई फिक्र नहीं है। वी वांट कि इसको रिजॉल्व करें। ये कश्मीर को हम नहीं छोड़ सकते, कश्मीर इज इन आवर ब्लड। और वो कश्मीरी इतनी मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, जब भी उनको कोई शहीद होता है वो अपने कफन को पाकिस्तान के झंडे में लहराते हैं, दफन करते हैं। आप यू नो इट, इसलिए ये रियलिटी को एक्सेप्ट करें एंड स्टॉप डूइंग पॉलिटिक्स पाकिस्तान। एक चीज प्लीज जी सर, बस एक चीज मैं बोलना चाहूंगी आपकी तरफ आने से पहले, वो ये कि एज अ कॉमन सिटीजन, बिकॉज आई एम अ कॉमन सिटीजन, आई एम अ जर्नलिस्ट, दैट्स इट। तो मैं ये जरूर कहूंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडिया और पाकिस्तान है, उनको एक दूसरे की जो छोटी छोटी बातें हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा इंटरफेयर नजर आता है, जिसकी वजह से भी सिचुएशन खराब होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडिया में वो कहते हैं जी बीफ खाना मना है और उसके ऊपर मुस्लिम्स को जो है वो मारा जाता है। उस पर पाकिस्तान बहुत बोलता है, इंडिया को उसका कोई और सोल्यूशन निकालना चाहिए। और पाकिस्तान को उस पर इसलिए नहीं बोलना चाहिए कि क्योंकि वो एक रिलीजियस उसमें आ जाता है, क्योंकि वो रिलीजियस हिंदुओं में है कि जी वो गाय का गोश्त नहीं खाते या उसको नहीं इस तरह से ज़िबा किया जाता। तो सेम पाकिस्तान में अगर कोई पोर्क खाना चाहेगा तो क्या हम उसको करने देंगे? कभी भी नहीं करने देंगे, हमारे यहाँ कोई परमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि वो रिलीजियस उसमें आ जाता है सर। दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट बीफ इंडिया होता है। that in this case you are right, but still I feel कि जो हम उसके ऊपर चढ़ दौड़ते हैं ना कि जी बीफ खाने दो, तो इस तरह से कोई हमें भी कह सकता है। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे, मैं पर्सनली जानती हूँ, वो पोर्क खाते हैं, मगर वो कैसे खाते हैं मुझे नहीं पता, कहाँ से उनको मिल जाता है, लेकिन हमारे यहाँ परमिशन नहीं है, लेकिन हो रहा है सर। तो वो ये चीज जो है ना, वो हम छोटी छोटी चीजों को बढ़ा के, और क्यों कोई और मुस्लिम कंट्री नहीं बोलती, क्यों यूएई, सऊदी अरब, ये सब लोग क्यों नहीं आते, सिर्फ हम ही क्यों जाते हैं इस बात पे लड़ने के लिए? ये चीज भी हमें सोचनी पड़ेगी कि अमन लाना है तो हमें थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा। जी जी सिंह साहब। आजू जी, आप पुरानी एंकर हैं, बहुत समझदार हैं, आपकी इज्जत करता हूं। आप
भी, आप एंकर का मतलब होता है कि जब एंकर लगाया जाता है कि जो शिप है, बोट है, वो इधर उधर नहीं जानी चाहिए। और मेरे को तो मालूम नहीं था कि आप ब्रिगेडियर साहब को भी बुलाया है, लेकिन ब्रिगेडियर साहब की मैं इज्जत करता हूँ, इन्फेंट्री ऑफिसर हैं। मैं सदा ही आई विल फील वेरी हैप्पी कि आई एम टॉकिंग टू अनदर इन्फेंट्री ऑफिसर, खुशी होती है मेरे को। लेकिन देखिए एक बात है, जब बात मूल के ऊपर में होता है, आधार के ऊपर में होता है, सिद्धांत के ऊपर होता है, प्रिंसिपल के ऊपर में होता है, तो उसमें कोई शिफ्ट नहीं है। मैं आपको कुछ एक प्रिंसिपल्स और कुछ एक रेड लाइन बहुत क्लियरली बताना चाहता हूं। ये जो कश्मीर है, इंक्लूडिंग पूर्ण कश्मीर, पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान, अक्साई चीन, पूरा मिला के ये पूरा भारत का है, इंटरनल मैटर है, इंटरनल इशू है। इसके बारे में सुन लीजिए आप प्लीज, अभी मैंने इंटरफेयर नहीं किया था आपको। एंड ब्रिगेडियर, आई विल रिक्वेस्ट यू, I didn't interfere when you're talking. You're talking across the line. I didn't interfere. So please be courteous enough to listen to me. And when it's a matter of principle, I have never learned to shift away from the principles in my life. And when you cross my red line, I will not allow you to cross the red line. Let this be understood. बड़ी humbly बोल रहा हूँ मैं आपको, बड़ी humbly बोल रहा हूँ आपको, very respectfully बोल रहा हूँ। देखिए, ये जो कश्मीर है, पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान है, ये जो अक्साई चीन है, ये हमारी रेड लाइंस हैं। भारत सरकार ने, पूरे भारत राष्ट्र ने एक नक्शा इशू किया है लद्दाख की। क्या है इसके अंदर में? पूर्ण रूप से अक्साई चीन शामिल है। इसके अंदर में भारत का अफगानिस्तान के साथ में 136 किलोमीटर का बॉर्डर है। इसके मुताबिक पाकिस्तान और चाइना का कोई बॉर्डर नहीं है। दूसरी बात, नेक्स्ट बात, अगर आप वही चाल पे चलते रहेंगे कश्मीर वाली, तो कभी बात नहीं हो सकती है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। ब्रिगेडियर साहब ने तो लेवल ऑफ डिस्कशन ही दूसरे रूप में डालने की कोशिश की। उन्होंने न्यूक्लियर का जिक्र किया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो NFU है ना, फुल फॉर्म है नो फर्स्ट यूज। ये कोई बाहर से नहीं बन गया, ये हमारा ही है, किसी वक्त भी चेंज कर सकते हैं। और एक और वर्ड है MR, मैसिव रिटेलिएशन। ये याद रखना चाहिए। नम्रतापूर्ण बोल रहा हूं मैं आपको, जो स्ट्रांग होते हैं वो नम्रतापूर्ण ही बोलते हैं। और दूसरी बात ये है कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि झूठ, प्रोपेगेंडा, प्रॉक्सी, टेरर, इन सब का पुलंदा छोड़ दीजिए। देखिए, ये जो रोग एलिमेंट है ना पाकिस्तान आर्मी के अंदर में, ये रोग एलिमेंट है ना ISI में और टेररिस्ट ग्रुप में, उसका खेल खत्म हो गया है यार। अभी आरजू जी, बहुत नम्रतापूर्ण मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अगर इसी रास्ते पे चलते रहेंगे तो नो टेरर, नो टॉक, नो डायलॉग, उसमें कोई शक की बात नहीं। अभी जो भारत का रुख है ना, आपने बीच में बोला, मोदी जी के बारे में कहा, आपने अमित जी के बारे में कहा, आपने राजनाथ जी के बारे में कहा, और आपने अखंड भारत के बारे में भी कहा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अभी भारत का रुख क्या है, सोच क्या है। देखिए, अभी भारत हार्ड डिसीजन लेता है, स्टेटस को और रिएक्टिव नहीं है। हम लोग प्रोएक्टिव और प्रीएम्प्टिव में बिलीव करते हैं। अभी रेजोल्यूटनेस और रिजॉल्व, अभी नेशनल विल को इंप्लीमेंट करने का समय है और रुख है। और मैं बता देना चाहता हूं आपको, जो भारतीय सेना है, ब्रिगेडियर साहब ने तो सामने में बैठकर भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल को बोल रहे हैं कि आपकी आर्मी ऐसी है। मैं जानता हूं भारतीय आर्मी के बारे में, जहां पाकिस्तान का ब्रिगेडियर जानता है। आप क्या जानते हैं मेरी आर्मी के बारे में? आपको क्या पता लगेगा इंडियन आर्मी क्या है? आपके तो 1971 में बता दिया इंडियन आर्मी क्या है। आपको तो कारगिल में बता दिया है कि इंडियन आर्मी क्या है। आपको तो बता दिया है कारगिल के टाइम में कि हमारे असूल क्या होते हैं। आपके 523 सोल्जर्स का पार्थिव शरीर हमारी तरफ में था, तो हमने बोला कि आप इसको ले लीजिए, अंतिम संस्कार कर दीजिए। पार्थिव शरीर वीर गति का तो अंतिम समान होना चाहिए। आपने तो वो भी नहीं लिया। हमने, हमारी आस्था ने, हमारे प्रिंसिपल्स ने हमने किया।
देखिए ये आस्था का, ये ऊंची ऊंची बात हमको मत सिखाइए। मैं आखिर में फिर कोशिश करता हूं कि अगर सोल्यूशन की तरफ जाना है तो क्या करना पड़ेगा। देखिए आप नोट कर लीजिए आरजू जी, आप एंकर हैं, बीच में खड़ी हैं, तो आप पॉइंट नोट कर लीजिए। भूलना नहीं चाहिए आपको कि पाकिस्तान को, स्पेशली पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और टेररिस्ट ग्रुप को स्ट्रेटेजिक रिवर्सल करना पड़ेगा ऑफ स्ट्रेटेजी ऑफ टेरर, प्रॉक्सी, लाई, प्रोपेगेंडा। उनको एक्सट्रीमिज्म, फंडामेंटलिज्म का स्ट्रेटेजिक रिवर्सल करना पड़ेगा। दूसरी बात, हेट इंडिया, एंटी इंडिया को बी जेन्युइन विद इंडिया चेंज करना पड़ेगा। आपको कश्मीर का राग बंद करना पड़ेगा। एक्चुअली 5 अगस्त को कर देना चाहिए था, न जाने क्यों वहां पर आपने अभी भी चलाया हुआ है रिकॉर्ड पुराना वाला। और मैं बताना चाहता हूं कि आपको ये अभी मैंने ऊंचा ऊंचा बात कर ली, तो एक छोटी बात बता देता हूँ। देखिए मैं वॉशिंगटन में था, तो हमारा जो कॉन्वोकेशन सेरेमनी हो रहा था उस कोर्स का, जिसमें सर्टिफिकेट वगैरह देते हैं, तो एक अच्छी जगह में कर रहे थे। तो मैं अपने एम्बेसडर साहब का वेट कर रहा था, तभी मैंने देखा लिफ्ट खुली और एक मोहतरमा आई। उन्होंने पंजाबी सूट डाला हुआ था, बड़ी स्मार्ट, हाइट ज्यादा नहीं थी, एकदम फर्स्ट क्लास चल रही थी। तो जैसे मैंने उनको देखा कि लिफ्ट से बाहर निकली है, मेरे को ऐसा लगा शायद भाई मेरी फैमिली की है, तो मैंने उनके पास में गया। आई सेड गुड मॉर्निंग मैम, वेलकम टू द कॉन्वोकेशन। एंड शी वाज मलिहा लोधी, आपकी जो वहां एम्बेसडर थी। तो मैंने उनको बोला वेलकम फॉर द प्रोग्राम। तो आपके 2 पाकिस्तानी ऑफिसर जो मेरे साथ थे वो भागे भागे पीछे आए। कर्नल साहब बोलते हैं सर सर साडी नौकरी खराब कराओगे, सर तुझे साइड तो हो जाओ। दूसरी बात, मैं शंघाई में गया, तो एक शॉपिंग मॉल में मैं वहां पे गया, तो एक सलवार कमीज में एक लेडी थी मोहतरमा, वो मेरी तरफ देखती जा रही थी। उसके साथ में एक छोटी बच्ची थी 10-11 साल की, तो मेरे को बहुत श्रद्धापूर्ण तरीके से देख रही थी, और बच्ची थोड़ी डरी डरी सी थी। तो मैंने देखा कि दोनों बेटुक मेरे को देखते जा रहे हैं, तो मैं उनके पास गया। पंजाबी सलवार कमीज डाली हुई थी, तो मैं उनके पास गया। मैंने बोला हेलो जी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। तो बच्ची के सिर के ऊपर मैंने हाथ रखा। ये तो हमारा प्रिंसिपल रहा है। तो उसकी, वो जो बच्ची थी उसकी मदर क्या बोलती है, मैंने बोला आप कहाँ से हैं। बोलती हम पाकिस्तान से हैं, इधर में मेरे शौहर काम करते हैं। तो कहती है कि मेरी बच्ची के स्कूल में सिखाते हैं कि ये जो सरदार होते हैं ना, ये डाकू होते हैं, चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, मतलब इनसे डरना चाहिए। और ये आपको देख के डर गई थी। तो मैंने बच्ची को प्यार किया, उसके सिर के ऊपर में हाथ रखा। तो वो बोलती सर तुसी तो बड़े चंगे है हो, ये तो साडे इत्थे झूठ ही बोलते रहते है। तो कहने का मकसद ये जो झूठ का पुलंदा है ना, ये प्लीज बंद कीजिए यार, ये ठीक नहीं है। आरजू जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको, मेरे कुछ एंगेजमेंट्स हैं, जी और जी आई थिंक इसको अगर समाप्ति की तरफ ले जाए सर, तो बिल्कुल बहुत ये क्लोजिंग की तरफ ही जा रहा है। और I सर like एक बात बस मैं क्लियर करूं, इस तरह का कुछ कोई नहीं सिखा रहा होता जो आप बता रहे हैं। मुझे नहीं पता, इत्तेफाक होगा कि उन साहिबा ने आपसे ये कहा। 1 मिनट आपके लिए ब्रिगेडियर साहब, फिर हम क्लोजिंग हो जाते हैं। जी अर्जुन, सिर्फ मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ, देखें अगर ऐसी बात होती तो हमने करतारपुर अदारी अपने सिख कम्युनिटी के लिए, पूरी दुनिया के लिए कितनी बड़ी एफर्ट करके, डिस्पाइट इंडिया की मुखालफत के, हमने उसको यहाँ पे चलाया है। और उसकी हम रिस्पेक्ट इतनी गुरु बाबा नानक की करते हैं और मुसलमान भी करते हैं। तो अगर ऐसी बात होती तो ये तो ऐसी होनी नहीं चाहिए थी। सेकंड देखें, जो स्ट्रेटेजिक रिवर्सल की बात की जाती है, ये इंडिया का जो ये 4 का ग्रुप है जो आरआरएस विंग को कमांड करते हैं और उनकी सोच पे चलते हैं, वहाँ रिवर्सल चाहिए, स्ट्रेटेजिक रिवर्सल चाहिए कश्मीर की सोच के ऊपर। कश्मीर हैज़ टू बी रिजॉल्व। जो स्टेट टेररिज्म रॉ और इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान में कर रही है, उसके स्ट्रेटेजिक रिवर्सल की ज़रूरत है। उसके बाद पाकिस्तान को रिकग्नाइज करें, पाकिस्तान की टेरिटोरियल बाउंड्रीज को आप रिकग्नाइज करें, इसकी ज़रूरत है। ये चीज़ें जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली मसाइल हल हो जाएंगे। एक्सेप्ट पाकिस्तान की रियलिटी को कि वी बोथ आर सॉवरन न्यूक्लियर स्टेट्स and we cannot change our boundaries, we have to live together. So that strategic रिवर्सल ये चेंज करें कि आप ये रियलिटीज को करें। I think then we will be able to resolve all this. बिल्कुल। और सर तालीम खास में नहीं अर्जुन बन। जी जी हाँ, मैं जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब ने
कुछ एक ऐसे पॉइंट इशू किए हैं जिसके बारे में जवाब देना बहुत जरूरी है। जी जी देखिए, जो करतारपुर साहब है, पहले हम तो साहब बोलना चाहिए उसको, हम भी क्योंकि कर मेरे बिल्कुल गुरुजी ने डॉक्टर वहाँ साहब पर, और बहुत रिस्पेक्टफुल, देयर इज नो डाउट। हाँ, मेरे गुरुजी ने तो वहां पर जीवन का बहुत साल बिताए थे, और ये जो एक कर्म होते हैं, कर होते हैं, उसी से ये शब्द बनता है करतारपुर। कर्म करो, उससे होता है ये शब्द। देखिए, करतारपुर मेरे लिए एक बहुत ही गहरी आस्था का विषय है, मेरे लिए एक धर्म का विषय है, मेरे लिए एक आत्मा का विषय है। मैं इसके ऊपर में बात नहीं करूंगा इस डिस्कशन में, मेरी रिक्वेस्ट है। सेकेंडली, ब्रिगेडियर साहब ने पहले तो हमारे रक्षा मंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया, और अभी चलते चलते आरएसएस का भी बात किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज कि देखिए, जब मैं फौज में था, तो हम तो अपॉलिटिकल हैं, हम तो कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं जाते हैं, ना ही मजा आता है बिल्कुल भी। सच बता रहा हूँ आपको, मैं जिंदगी की बात, अपने प्रोफेशन में ही मजा आता है। तो मैंने कभी भी आरएसएस का एक भी बंदे को मिला नहीं था। रिटायरमेंट के बाद में मेरे को बहुत अच्छा एक मौका मिला। 2018 की बात है, हमारे एक विज्ञान भवन है दिल्ली में, वहां पर जो हमारे सरसंघ चालक जी है श्री मोहन भागवत जी, उन्होंने 2 दिन का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, तो मेरे को भी इनवाइट आया, तो मैं वहां पर गया, और मेरे को उनको सुनकर इतना मजा आया, मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरे को ऐसा लगा कि ये इंसान 100% राष्ट्र के बारे में, समाज के बारे में, हर व्यक्ति के बारे में सोचता है। मैं तो उनकी बातों से इतना प्रभावित हुआ हूं, और उनका जो आरएसएस है ना, उनका डिसिप्लिन इतना तगड़ा है। वो तो फौज की तरह अपना हर एक डिसिप्लिन से काम करते हैं। आई एम टोटली इम्प्रेस्ड विद आरएसएस, आई एम टेलिंग यू। मेरे को तो सुन लीजिए, बीच में बोलिए मत, अच्छी बात, बीच में बात करनी अच्छी नहीं होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ब्रिगेडियर साहब ने चलते चलते फिर कश्मीर की बात कर दी, और मैं भी ये बता दूं कि अगर हर एक प्रॉब्लम का हल करना है, तो आप ये समझ लीजिए कि कश्मीर इज ऑलरेडी सॉल्व्ड ऑन 5 अगस्त 2019। आखिर में मैं आपको एक लाइट सी बात बताना चाहता हूँ। हुआ क्या कि जब मैं लाहौर गया, तो वहां पर टूरिज्म वालों ने ऑर्गेनाइज किया था हमारे को जगह ले जाने के लिए। तो जो लेजन ऑफिसर थे टूरिज्म डिपार्टमेंट के, वो हमको लेके गए, बहुत अच्छा से उन्होंने लाहौर का दर्शन करवाए। तो जब खत्म हो गया, तो मैं अपनी गाड़ी में बैठ गया, मैंने उनको शुक्रिया किया था, लेकिन फिर मैं गाड़ी से निकला। मैंने उनको बोला कि जनाब, तहे दिल से मैं आपको शुक्रिया करता हूं, आपने बहुत डिटेल से हर एक चीज बताई है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने आपको कहीं देखा है। तो उसने बोला, साहब तुसी मैनू देखा हैगा? मैं, हाँ मेरे को लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है। तो बोलता, आपको क्यों लग रहा है कि आपने मेरे को पहले कहीं देखा है? मैंने बोला कि आपकी जो नाक है ना, नोज, ऐसे लग रहा है कि मैंने आपको देखा है, मेरे को कुछ याद आ रहा है आपको देखा है। तो वो बोलता है, क्या बोलता है? वो कहता है कि साहब आपने पहचान लिया, मैं बांदीपुरा का हूं, कश्मीर का हूं। जो मतलब जो टेररिज्म के साथ में इन्वॉल्व है, ऐसे बंदे को आप लेजन ऑफिसर बना रहे हैं एक जनरल साहब के साथ में, तो फिर नियत के ऊपर में थोड़ा शक तो हो जाता है ना। आरजू जी, आप तो सहमत होंगी। एक क्लास जाते जाते एक और लाइट सा बात बता देता हूँ। जो ड्राइवर था मेरा टूर के बीच में, तो मैंने उनको बोला, जनाब आप कहाँ के रहने वाले, आपका घर कहाँ है, ताड़ा पिंड किथे है? तो क्या बोलता है वो? कहता है, साहब तानू पता है। तो अगेन मैंने सोचा, यार मेरे को क्या मालूम ये कहाँ का रहने वाला है। कहता कि साहब ताड़ी नजर तो हर वक्त उत्थे रहंदी हैगी है। आई वाज सरप्राइज, व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट? तो मैंने बोला, यार ऐ पहेलियां ना कर, दस दे किथे दा हैगा तू, किथे तेरा पिंड हैगा? क्या कहता है वो? कहता है कि मैं कहूता का रहने वाला हूं। सही, बिल्कुल। सर थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया, और सर प्लीज आप पाकिस्तान आए, बी माय गेस्ट, मोस्ट वेलकम, कभी भी आप आए। आई एम इन इस्लामाबाद, तो जरूर आप आइए, और आई होप कि हम लोग कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा इंडिया पाकिस्तान को, और हम लोग जो है
बिकॉज भाई मैं कह रही हूँ कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो हमें दोनों को मिलकर सोचना होगा और कोई पॉजिटिव चीज लेकर आनी होगी। थैंक यू सो मच सर, सो काइंड ऑफ Thank you so much, and Brigadier, best wishes to you. And best regards to you, sir. Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक